हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपरसिटी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वहाँ पे हम लोग जो स्टडी किया था वो था 4 फॉर्मूले थे, याद है आपको। साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा के लिए x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, tan x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, और फिर बाकी उन तीनों के जो स्क्वायर से रिलेटेड थे उसका फॉर्मूला था x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा उस जगह पे। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एडवांस में इस चीज़ से आपसे गलती कई बार करा चुका है एग्जाम में, खासतौर पे एडवांस में। ठीक है, मेंस में तो फिलहाल इजी वे में दिखता है, बट एडवांस में इस बात का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। ठीक, तो इस थ्योरी के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो जिन लोग को ये नहीं समझ में आएगा वो अगला एग्जाम्पल गलत कर देंगे। आईआईटी में आया हुआ है, अब उस तरह के एग्जाम्पल आपके छोटे छोटे एग्जामों में भी आने लगा, सेम एग्जैक्ट डाटाबेस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। लिखा है tan x हो या sec x हो, ये डिफाइन कब होता है। cot x हो या cosec x हो, ये कब डिफाइन होता है। sin x हो या cos x हो, ये कब डिफाइन होता है। मैंने इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्यों लिखा है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डिफाइन का मतलब यहाँ पे डोमेन से। ठीक, अगर आप आइडेंटिटी रेशियो के चैप्टर पढ़े हो तो मैंने वहाँ पे आपको सबके डोमेन एंड सबके रेंज भी लिखवाया था किसी न किसी लेक्चर में, 4 या 5 लेक्चर्स में कहीं होगा। तो जिसमें हमने आपको साइन x और कॉस x का जो डोमेन लिखवाया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिखवाया था? x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखवाया था। ठीक है, tan sec का भी लिखवाया था, cot cosec का भी लिखवाया था, जिसमें tan sec का रिजल्ट का जो डोमेन होता है वो सेम होता है, cot cosec का डोमेन सेम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये दोनों जब सेम होते हैं तो क्या होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आइडेंटिटी रेशियो में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ लिखवाया था कि ये होता है। लेकिन जब मैंने बताया था कि ये अभी याद कर लो, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो वो समय आ गया है आज का लेक्चर कि हम आपको क्यों का जवाब दें कि क्या कारण है कि tan और sec का डोमेन सेम होता है और वह वही क्यों होता है उसकी बात की। ठीक है, आइए एक एक करके प्रूविंग देखते हैं, बाद में हम सबके रिजल्ट्स को डायरेक्टली लिख लेंगे। सुनो, फॉर एग्जांपल अभी जो मैं लिखूंगा इसको नोट नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सुनना है। जैसे मान लो fx इक्वल टू 1/x है, तो इसका डोमेन क्या होता है भाई? x नॉन जीरो होना चाहिए। डोमेन का डेफिनेशन आपको याद होगा, डोमेन उसे कहते हैं x के कोई भी रियल वैल्यू रखें, रखने के बाद जो उसका आंसर आए, जो आउटपुट आए, वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, तो जैसे जब जीरो रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट आ जा रहा है, लेकिन आना चाहिए फाइनाइट, मतलब जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो होता है तो पूरा मिलाकर वो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ये है, मैं पूछूं इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन होता था कि x की वैल्यू ऐसा रखें, रखने के बाद रखने वाला जो x है वो रियल है, ध्यान दें, x की वैल्यू रियल ही रखना है, लेकिन रखने के बाद जो आउटपुट निकल के आए उस फंक्शंस का वो फाइनाइट आना चाहिए। ठीक, तो जैसे x को 3 रखेंगे तो √3 आएगा, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो भी आता हो, 1.732 होता है वैसे, तो रियल होता है। x को 2 रखेंगे तो 1.414 इसका आउटपुट आएगा, वो भी रियल होता है। x को 5 रखेंगे, x को 1/2 रखेंगे, x को 7 रखेंगे, तो देखो जितना मैंने x बोला है अभी तक, 7, 2, 1/5, ये सब कुछ रियल बोला है, और बाई चांस रखने के बाद भी आंसर कैसा रहा? रियल। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि x की जगह पे -5 रख दो, तो देखो x इक्वल टू -5 रखा, -5 एक रियल नंबर होता है, लेकिन जब यार यहाँ पे -5 रख रहे हैं तो ये रूट के अंदर -5 आ रहा है, और रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर होता है तो वो फाइनाइट नहीं बल्कि वो एक इमेजिनरी नंबर आता है, और हमें इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, वरना इमेजिनरी नंबर हमारा डोमेन नहीं कहलाता है। अगर x को रियल रखने से आउटपुट इमेजिनरी आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए तो हमारा डोमेन नहीं कहलाता है। तो इसमें सिर्फ कौन कौन सा x रियल के एक्सेप्टेबल है जिससे रखने के बाद इसका आउटपुट आपके सामने फाइनाइट बने, तो वो सिर्फ और सिर्फ x > 0 है।
0 रख सकते हो, 0 के स्क्वायर रूट 0 होता है जो कि वो भी रियल होता है, या 0 से ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपने निगेटिव रखा तो इसका आउटपुट आपके सामने इमेजिनरी बन जाएगा जो कि वो डोमेन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आउटपुट हमेशा फाइनाइट, रियल या डिफाइन आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है tan x। अब बताओ मैथमेटिकली tan x के नीचे क्या आता है? साइन बटे कॉस, यानी कि कॉस आता है नीचे। अगर ये क्वांटिटी 0 हुआ, इफ cos x अगर 0 होता है तो बताओ tan की वैल्यू क्या आएगा? अगर ये 0 हो गया तो बताओ नीचे 0 हो गया, ऊपर कुछ भी है तो 1/0 क्या आएगा? इनफाइनाइट। नीचे 0 है, ऊपर अगर कुछ भी होता है 2, 3, 1, 5 जो भी है तो आउटपुट क्या आता है? इनफाइनाइट। लेकिन डोमेन क्या कहता है कि ऐसी वैल्यू रखने से जिससे आउटपुट फाइनाइट आना चाहिए, तो वो cos x = 0 पे इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब है कि cos x = 0 पे 0 नहीं रख सकते। तो cos x = 0 कब होता था याद है? आज आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था, जब x = 2n + 1 π/2 होता था। लेकिन यहाँ पे नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नॉट। ठीक, यानी कि tan को डिफाइन अगर होना है तो cos x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0। cos x नहीं 0 होने मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होना? दिस। और n क्या पढ़ाया गया था? इंटीजर। कुछ लोग सोच रहे हो गया नॉट वाला तो नहीं पढ़ाया गया था। अरे भैया जब यहाँ पे इक्वल टू था, इक्वल टू लगाते थे, नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू था तो इक्वल टू लगाते थे, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी कि tan x को डिफाइन होने का जो मेन पर्पज़ है वो cos x डिस्टर्ब कर रहा था कि अगर ये 0 होता है तो यार हमारा जो आंसर होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर tan x को डिफाइन होना है तो नीचे वाला पार्ट्स को 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होगा इसका मतलब x की वैल्यू इस तरह के नंबर्स नहीं होने चाहिए। और इस तरह के नंबर मतलब कि x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 2n + 1 π/2, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको पहले से पता है। ठीक, अब बात आती है क्या कारण है कि सेक को बगल में लिखा था tan के साथ में। याद करो सेक के नीचे क्या आता है? उसमें भी तो cos आता है, तो सेम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए tan सेक का रिजल्ट हमने एक साथ लिखा, और ये दोनों डिफाइन होंगे x जब किस तरह के नहीं होंगे। ये जो x है, यहाँ वाला जो क्वांटिटी है दिस x, ये क्वांटिटी उस तरह के नहीं होंगे कि 2n + 1 π/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। x की प्लेस पे क्वेश्चंस में हो सकता है 3x हो, 5x हो, 2x हो, θ/2 हो, 3θ हो, 2θ हो, कुछ भी हो सकता है। ये प्लेस कुछ भी हो सकता है, तो जो यहाँ प्लेस होगा वो चीज़ इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। आगे बढ़ते हैं, ये tan का प्रूविंग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं cot की। तो अब बताओ cot x के नीचे क्या आता है? हॉट फॉर्मूला आपको याद होगा, sin x। तो बताओ cot x डिफाइन अगर होना है तो इस क्वांटिटी को क्या नहीं होना चाहिए? अगर इसको डिफाइन होना है तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। भाई अगर 0 हो गया तो 1/0 तो इनफाइनाइट कहलाएगा ना। तो बताओ sin x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? n²। यानी कि जो आंसर हुआ x की वैल्यू इसमें क्या नहीं हो सकता? सिर्फ वो n² टाइप के नंबर नहीं हो सकते, बाकी जितना नंबर हो सकता है वो सब सही है। ठीक है, सिर्फ n² की वैल्यू नहीं हो सकता। तो ये बात रहा इस रिजल्ट्स का। और साइन कॉस में आप कोई भी दुनिया का x रखोगे ये हमेशा इसका आउटपुट रियल आएगा। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको नोट करके लिख लेना चाहिए। अब थोड़ा एक चीज़ और पूछ ले लास्ट है, कॉट और कोसेक को एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि कॉट के भी नीचे साइन आता है, कोसेक के नीचे भी साइन आता है, तो इसलिए साइन वाला कॉन्सेप्ट दोनों में लगा है, इसलिए डायरेक्ट मैंने एक जैसा लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई आस्क यू से समथिंग कि tan 3x इज डिफाइन। मैं कहूँ कि अगर tan 3x डिफाइन कब होगा तो आप क्या बताओगे? बोलो, tan 3x डिफाइन। तो बताओ इसमें tan का रिलेटेड ये वाला है, x की जगह पे क्या है? 3x, यानी ये इक्वल नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2 के, यानी कि x इज नॉट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लो तो 2n + 1
पाई बाई 6। ठीक, नो प्रॉब्लम। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल दे, मान लो लिखा है कि सेक 5x/2। मैं पूछूँ ये डिफाइन कब है? ये डिफाइन कब है भाई साहब, चेक करो। तो डिफाइन कब होगा? जब 5x/2 इज नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5x इज नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 π। तो गाइज यहाँ से x इज नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2n + 1 π/5 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन डोमेन निकाल, डिफाइन मतलब क्या है, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? डोमेन निकाल रहे हैं। ठीक है, सेक 5x/2 का डोमेन, tan 3x का डोमेन, ये सब लिखे हुए। और n की वैल्यू आपको एज यूजुअल पॉसिबल है कि इंटीजर है, आपको पता है। ठीक है, तो ये रहा एक समय पे एक एक एग्जांपल्स कि tan का क्या होता है, सेक का क्या होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों जिसमें दो अलग अलग टाइप का ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होता हो। इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं अब वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, tan 2x + cot x इज डिफाइंड। ये कब डिफाइन होगा? तो आप देख सकते हो यार, इसमें दो अलग अलग टाइप की ट्रिग्नोमेट्री है। तो फर्स्ट कब डिफाइन होता है? जब 2x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। आई मीन टू से x इज नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 π/4। ठीक है, cot x का क्या हालचाल है? cot x तो जस्ट लाइक x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? n π। देखो यहाँ पे लिखा है, और n की वैल्यू क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा कुछ बातें और शेयर कर लेते हैं। यहाँ भी n की वैल्यू इंटीजर्स है। तो ये तो tan 2x ये खुद को डिफाइन करने के लिए ये तरीका होना चाहिए, और इस कॉट को डिफाइन होने के लिए इस तरह के नंबर होने चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चंस बना है वो तो हमें दोनों के समेशन से बना है ना, दोनों का समेशन बना है। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन वो तो ये पूरा कंप्लीट है, आधा आधा थोड़ी क्वेश्चन है, ये पूरा मिला के एक क्वेश्चन है ना। तो आप वो x एक्सेप्ट करोगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अभी, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैथमेटिकली बोले तो फर्स्ट का जितना x आएगा, सेकंड का जितना x आएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वैल्यूज होगा, यानी कि जो कॉमन वैल्यूज होगा, वही हमारे इस कंप्लीट क्वेश्चंस का डिफाइन होगा, यानी कि डोमेन कहलाएगा। ठीक है, ये अलग अलग डोमेन है, लेकिन जब हम बात करेंगे आंसर्स की तो वो लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/4 इंटरसेक्शन विथ व्हाट? x इज नॉट इज इक्वल टू n π। अब क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन बस हम लिख के दिखा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे n इन्वॉल्व है। वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इंटरसेक्शन ले जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई होगा तो भी प्रोसेस सेम, डिवाइड होता तो भी लगभग सेम, अप्रॉक्स कुछ पार्ट्स अलग से होता। ये सब चीज़ हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस यानी डोमेन में सीखेंगे। ठीक है, फंक्शन एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर सिर्फ डोमेन रेंज की बात चलेगी शुरुआत के 1-2 लेक्चर तक। ठीक है, तो फिलहाल हमें कुछ लेक्चर्स आज के क्वेश्चंस कराने थे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मेन मकसद क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो आज के लेक्चर के प्रीवियस जितने भी 2 लेक्चर्स हमने सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, उन सारे क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ साइन और कॉस से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया था। मैं जनरल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको इंटरवल भी दिया गया था, याद है? इंटरवल मोस्टली हमने साइन कॉस में ही क्वेश्चंस को रखा था। ठीक, क्यों नहीं रखा था tan cot का? क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ये, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझते हो तो फिर गलत कर दोगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन जो है यार IIT में आया था, काफ़ी बेटर है, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होते तो देखना कितने प्यार से गलत कर दोगे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि IIT में आया था, और ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में रिपीट भी किया है NTA में या JEE मेंस में भी। ठीक है, बहुत समय पहले IIT में लेकिन आया हुआ था, सेम डाटा सेम चीज़ में रिपीट किया हुआ है। ठीक है, अब तो स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने लगे, जस्ट लाइक AKTU टाइप के। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x, लाइन द इंटरवल 0 से 2 पाई, ध्यान रहे दोनों पे क्लोज है यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक। तो पहली बात कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल, तो अभी प्रेजेंट टाइम जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको आइडेंटिटी रेशियो से ही बताता चला रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट हो तो उसमें आप साइन कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको हमेशा साइन कॉस में ब्रेक कर लिया करो अकॉर्डिंग टू हॉट फॉर्मूला, ठीक है। तो tan x इज व्हाट, sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sec x को ले सकते हैं 1 अपॉन cos x 2 cos x, ठीक। इसको मैंने एज इट इज रखा, tan sec को हमने चेंज कर दिया। अब अगर इसमें एलसीएम ले तो cos x आएगा एंड न्यूमरेटर में बचेगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। cos का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यार आप राइट हैंड साइड, तो sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें देखा जाए तो ये साइन में है कॉस में, किसको ज़्यादा कन्वर्ट करना आसान है, साइन को इस समय कॉस में या कॉस को साइन में ब्रेक करना ज़्यादा आसान है। तो मुझे लगता है कि कॉस को ब्रेक करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, आई मीन कॉस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अभी कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है फालतू में, सिर्फ ये जो भी चल रहा है यार ये आपका आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इक्वेशन तभी लगेगा जब वो 10 टाइप के जो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं आपको वो याद होंगे, ठीक है। तो वैसा बनेगा तभी आप यूज़ करोगे। ऐसा कोई नहीं कि सवाल को देख के आपको करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा तो पढ़ाई नहीं गया था। तो वो फॉर्मूला बनेगा लास्ट में, जब इसको कैलकुलेट करते करते रिड्यूस करते करते जितना छोटा छोटा हो सकता है। ठीक, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा यार वो आएगा साइन एक्स प्लस 1 और बाजू में आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1। प्लीज़ गाइज आप फैक्टर करके देख लो, आफ्टर फैक्टराइजेशन मेरे हिसाब से यही आएगा, सीधा 4 फॉर्मूले से लगा लो वरना, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है। अब दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या फिर सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जब 0 करेंगे तो इक्वल टू -1 आएगा, एंड सेकेंड पार्ट जब इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस जगह पे रिजल्ट्स आते हैं। आप देख सकते हो यार ये डायरेक्ट फार्मूला अब हम लोग बना चुके हैं इस स्टेज पे। ये वो है जो आपको फर्स्ट लेक्चर दिन पढ़ाया गया था और ये वो है जो आपको सेकेंड लेक्चर दिन पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यार साइन एक्स इक्वल टू -1 है, तो आपको याद होगा जनरल फार्मूला था 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर में जिसमें इज इक्वल टू -1, याद है आपको 3 स्पेशल नंबर पे पढ़ाया था 0, 1 एंड -1, ठीक। जबकि n की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। n कैसा होता है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मुझे ऐसा x चाहिए जो किसके बीच मिलाई करता हो, 0 से 2 पाई। तो n को 0 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, ये तो ऐसा ही गलत हो गया क्योंकि 3 पाई बाई 2 आई मीन सही है यार, क्यों सही है, ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री और ये आपका 360 डिग्री, तो 270 डिग्री कहीं ना कहीं बीच में तो आएगा, ठीक है। अब अगला चेक करेंगे 1 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 7 पाई बाई 2। अब देख सकते हो पाई का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो हमारा जो आंसर है पाई के कोएफिशिएंट 2 या 2 से कम में आना चाहिए। यहाँ पे पाई कोएफिशिएंट 7/2 है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा मतलब 2 पाई से ज़्यादा, यानी कि रेंज के बाहर चला गया। तो अब चेक करेंगे लास्ट नेगेटिव नंबर पे, तो -4n यानी -4 हो जाएगा, +3 यानी -1 यानी माइनस का पाई बाई 2।
और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें 0 से ज़्यादा आंसर चाहिए, यानी कि अपन को निगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, अपन को निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट से सिर्फ एक सोल्यूशन अभी तक आया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे sin x इक्वल टू हाफ को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं sin x इक्वल टू हाफ पे। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस काफ़ी सारे कराया है। हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में किस एंगल का होता है, π/6। तो याद है sin x इक्वल टू साइन थीटा, तो x इक्वल होता है n पाई प्लस -1 पावर n इंटू थीटा, बोले तो π/6 एंड n इज वॉट इंटीजर्स। ठीक है, फिर से वही पुराना काम, n को 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 2 3 वटेवर। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगा π/6 जो कि सही है। n 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो सब खत्म, सिर्फ π/6 बचेगा और π/6 इसके बीच में आता है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। अब स्टार्ट करते हैं यार n इक्वल टू 1 से। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। आफ्टर कैलकुलेट 5π/6। प्लीज गाइज यू कैन चेक हियर, 0 से 2 पाई के बीच में कहीं ना कहीं 5π/6 आएगा। अब चेक करेंगे n इक्वल टू 2 पे, 2 पे रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई, यह आ जाएगा +1, तो 2 पाई प्लस π/6, 6 2 12 पाई प्लस पाई 13 π/6। 13 π/6 13/6 यानी कि 13/6 डिवाइड करोगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, ये सारी रेंज के बाहर हो गया। तो अब लास्ट थिंग्स n इक्वल टू -1 पे बचा है इंटीजर का चेक करना, फिर -2 फिर -3। तो -1 चेक करेंगे तो ये आएगा -पाई, ये आ जाएगा -1, -पाई माइनस π/6, ये आ जाएगा माइनस का 7π/6। तो माइनस का 7π/6 बोले तो ये गलत, क्योंकि आप उनको निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ 0 से ज़्यादा चाहिए, इसलिए गलत। यानी कि -2 पे आप नहीं चेक करेंगे, फालतू में समय नुकसान होगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली कितने x की वैल्यू पॉसिबल हुआ, 3π/2, π/6 एंड 5π/6। ठीक है, तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। यानी जो हमारे पास x आया 3π/2 आया, फिर यहाँ से 2 आया है π/6 और आया है 5π/6। ठीक है, तो मैं पूछूं कि x की कितनी वैल्यू आए टोटल, क्योंकि हमें क्या पूछना था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस के जितने सॉल्यूशन आते हैं उसको काउंट करके बताना है, नंबर ऑफ गिन के बताना है। तो 1 2 3 कितना हो गया, 3। ठीक, आंसर आ गया, खत्म। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है, गलत है। प्लीज़ जिस तरह से मैंने सिंबल बनाया इसी तरह से बनाना है, सही भी करना है, उसको काट भी देना है, मतलब फाइनल जो है वो गलत है। अब कहोगे यार ये क्या बात हुई, गलत हो गई, क्योंकि इस तरह के पिछले एग्जाम्पल जितने भी थे, सोल्यूशन जब आता था तो उसको हम काउंट करके लिख देते थे, वहाँ हम कभी चेक ही नहीं करते थे। तो अगर जाकर आप देखो, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है तो प्लीज़ जाकर आप क्वेश्चन देखो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उस सारे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के टेग्नोमेट्री ही दिखे हैं, साइन कॉस या साइन या सिर्फ कॉस। इसके अलावा tan cot sec cosec हमने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं कराया था जिसमें इंटरवल दे से आपके पूछा जाए। ठीक है, इंटरवल दे के जितने भी पूछने वाले क्वेश्चंस थे सिर्फ साइन कॉस से रिलेटेड हमने दिए थे अभी तक। बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको 2 अलग से ऐसे टेग्नोमेट्री मिले, tan sec, जो कि कभी कभी डिफाइन भी होते हैं और अनडिफाइंड भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जो पॉइंट्स बोलूँगा गाइज उसको आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लेना जब बोलूँगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस में आपके सामने जनरल सोल्यूशन पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन, आप कुछ भी ना करो, कोई भी सवाल हो, tan sec cot whatever, सीधे लिख दो, आंसर आ गया। लेकिन जब इंटरवल देके पूछा जाए और ये जो 4 टाइप का टेग्नोमेट्री है, tan, cot, sec, cosec, इन 4 टाइप के टेग्नोमेट्री इक्वेशंस में कहीं भी दिख गया इंटरवल देने के साथ, इंटरवल मतलब इस तरह के डाटा दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, तो उस जगहों पे आप हमेशा आंसर निकालने के बाद, जैसा कि आंसर निकाले हमने, आप हमेशा चेक करोगे। क्या करेंगे हम लोग, चेक।
इन अदर वर्ड्स हम डेफिनेशन चेक करेंगे कि क्या क्या ये जितने एक्स आए हैं क्या ये डिफाइन है कि नहीं है। तो आइए हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। तो आप बताओ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। बताओ क्या cos x का डोमेन यानी डेफिनेशन हमने क्या लिखा था डिफाइन होने के लिए, x बिलोंग्स टू रियल, यानी ये हमेशा रियल होगा, कोई दिक्कत नहीं। sec और tan का याद करो, tan x का और sec x का सेम था, यानी चाहे tan x की बात करें या sec x की, दोनों इस समय में ना। तो यहाँ पे एंड लिख देता हूँ क्योंकि दो चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, वो तो थ्योरी पढ़ा रहे थे इसलिए और लिखे थे। इज डिफाइन, ये दोनों ही डिफाइन किस x पे होने वाले हैं, इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये डाटा डिफाइन होगा x जब किस तरह के नहीं लोगे आप, 2n + 1 π/2। n क्या होता है, इंटीजर्स। चेक करते हैं, जैसे n को 0 रखा तो ये आएगा क्या, x नहीं होना चाहिए π/2। तो वैसे भी हमारे में π/2 तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ π/2 तो नहीं आ रहा है। आगे बढ़ो, n को 1 रखो तो 2 + 1 3 π/2। x इज नॉट इक्वल टू 3 π/2, यानी कि tan और sec को डिफाइन होना है तो x क्या नहीं होना चाहिए, 3 π/2 नहीं होना चाहिए। और क्या हमारे एग्जाम्पल में ये आ रहा है, यानी कि यार x इज नॉट इक्वल टू 3 π/2 एट कौन से इंटीजर पे आया, 1 पे आया, ठीक है 1 पे आया। 1 जब हमने रखा है यहाँ पे तो ये आ गया 3। तो अकॉर्डिंग टू चेक हमने पाया कि x नॉट इक्वल 3 π/2 एट n इक्वल टू 1। लेकिन क्या 3 π/2 हमारे सॉल्यूशन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब डिफाइन होने के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं कहलाएगा। तो बात करें फाइनल x के तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ दो रिजल्ट π/6 एंड 5 π/6, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आंसर आ गया यार, हमारे क्वेश्चन आ गया, कितने सोल्यूशन आए, 2 सोल्यूशंस आए, देख रहे हो। अब पता चला कि आईटीएम क्यों आया था, क्योंकि इसमें इसी पॉइंट्स को ध्यान रख के क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। जो मोस्टली स्टूडेंट आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन बेचारे जब बाहर आके आंसर की मिलाएंगे तो रोते हुए फिरेंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना हो, और ये गलतियां यार आपको हमेशा नहीं करनी है। सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चंस में आपको चेक नहीं करना होता है, साइन और कॉस से रिलेटेड। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में tan भी दिख गया गलती से, tan या sec या cot या cosec, इन चारों में से कोई भी एक दिख गया कम से कम, तो आपका अधिकार है हमेशा उसका डोमेन चेक करना। ऑलवेज अधिकार है, ऑलवेज बोल रहा हूँ, ऑलवेज 100%, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 रिजल्ट्स आ गया। अब थोड़ा सा मैं कुछ वेरिएशन करा लूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे अगर होता 17 π/2, यहाँ पे होता 17 π/2, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, तो क्या यहाँ पे हम n को सब्स्टिट्यूट करके बार बार चेक करेंगे क्या भाई n को 3 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, कब तक रखो भैया, बुढ़े हो जाओगे। तो इसलिए एक तरीका है यहाँ पे। अब बताओ ये π/2 है और ये क्या है, क्या ये ऑड नंबर है क्या, n कुछ भी हो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। इवन में अगर 1 ऐड करें तो ऑड होता है। सोच लो ना कोई भी इवन, जैसे मान लो इवन 4 लिया, इसमें हमने 1 ऐड किया तो 4 + 1 5, 5 कैसा नंबर है, ऑड। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, x ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखो π/2 के बगल में क्या है, 3 कैसा नंबर होता है, ऑड। वो कह रहा नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत। π/6 है तो इसमें से अगर π/2 सेपरेट भी कर लो, ये मैं वो बता रहा हूँ यार जब चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं। मतलब π/2 के बगल में ऑड नहीं होना चाहिए, ध्यान है ये ऑड इंटीजर है, क्योंकि ये वाला प्लेस हमेशा इंटीजर ही आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ लिखा है। तो बताओ 1/3 क्या इंटीजर है क्या, पहली बात तो इंटीजर ही नहीं आएगा आंसर, इसलिए आंसर हमारा क्वेश्चन का फाइनल सही होगा। ऑड इसमें से सेपरेट करो तो π/2 और बाजू में हमें ऑड इंटीजर चाहिए, यहाँ पे ऑड इंटीजर नहीं आ रहा है मतलब सही है, और ये कह रहा है नहीं होना चाहिए यानी कि नहीं भी हो रहा है यानी सही है। तो कुछ इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आपको काफ़ी हेल्प करेगा यार चीज़ों को सर्च करने में। ये मैंने वेरिएशन इसलिए करा दिया है, बच्चे सर्च नहीं कर पाते हैं, वो मेहनत करते हैं
बार बार n को सब्स्टिट्यूट कर करके मतलब काफ़ी बार सोचते हैं तो वो अजीब टाइप हो जाता है। मान लो यहाँ पे 99 पाई बाई 2 होता है, 99 पाई बाई 2, तो क्या बार बार n चेक करते क्या सब्स्टिट्यूट कर करके? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसलिए ये जो मैंने टेक्निक यूज़ किया है, इस टेक्निक से आपका काफ़ी अच्छे लंबे समय तक काम बन सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लो गाइस। ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको याद हो गया होगा। छोटे छोटे एग्जामों में यार इसके रिजल्ट डायरेक्ट आप अगर याद करते हो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे साथ में आपको इंटरवल भी याद होना चाहिए। 0 से 2 पाई में ही केवल सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आए हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के तौर पे देखा जाए। इस एग्जांपल्स को अगर आप समझ गए तो इसका मतलब है आज का लेक्चर जो टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं डिफाइन से रिलेटेड वाला है। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा वो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा है फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस tan 3x = tan x ऑन x बिलोंग्स टू -π से 2 पाई। दोनों पे क्लोज लगा है, तो इसको सॉल्व करने से इसमें क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं वो हमें आपको बताना है। ठीक है, सो गिवन इज tan 3x = tan x। ठीक, अच्छा, सो tan 3x = tan x का मतलब है कि ये डायरेक्ट फार्मूला बाई चांस आपके प्रीवियस लेक्चर से मैच कर रहा है। मैंने एक क्वेश्चन के साथ फिनिश किया था, उस लास्ट में इसी फॉर्मेट का कुछ था। तो ये देखो tan x = tan थीटा टाइप है, दिस इज x एंड दिस इज थीटा। x इक्वल टू यानी tan x = tan थीटा, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x = nπ + थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2x = nπ आ जाएगा, यहाँ से x = क्या आ जाएगा, nπ/2। और आपको पता है कि n की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है। n को 0 चेक करो तो x की वैल्यू 0 आएगा। 0 इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है, इसलिए आंसर सही है। n को 1 रखो भाई तो x की वैल्यू π/2 आएगा, ये भी इसके बीच में आता है। आगे बढ़ो, 2 रखोगे तो x की वैल्यू π आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर π बन जाएगा, ये भी आता है इसके बीच में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे n = 3 की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3π/2। क्या ये भी आता है क्या, बिल्कुल। n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे, 4π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2π। ठीक, n की वैल्यू 5 रखो, 2π आता है कि नहीं, 2π पर क्लोज लगा है ना, इसलिए सही है। अब n = 5 पे चेक करते हैं, तो x = क्या आ जाएगा, 5π/2। जैसा कि आप देख सकते हो इस इंफॉर्मेशन में कि जो 5/2 है वो 2π से ज़्यादा है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे निगेटिव वैल्यूज़ पे, तो -1 पे चेक करो तो -π/2 आएगा, जो कि ये भी सही है। n को -2 रखेंगे तो -π आएगा, सही है। -2 रखे हैं ना, और -π पे क्लोज लगा है इसलिए एक्सेप्टेबल है। लास्ट थिंग्स n = -3 पे, तो -3π/2 आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ रिजल्ट्स आपके सामने डेवलप किए हैं, जिसमें कुछ सही है कुछ गलत है। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 7 आ गया। तो स्टूडेंट कौन सा टिक कर देंगे, सी ऑप्शंस। लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो, ध्यान रहे, ये फिर वो बेकार स्टूडेंट होंगे अगर ये 7 टिक करते हैं तो, क्योंकि 7 नहीं होगा, हो सकता है बट नॉट गारंटेड। ओनली चेक n = समथिंग एंड वी गेट फाइनली x। आप सिर्फ n चेक करके x के रिजल्ट से नहीं कंफर्म कर सकते कि आंसर है। क्यों नहीं कर सकते, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अगर आपके सामने 4 टाइप का कोई भी दिखा, tan हो चाहे cot हो या sec हो या cosec हो, मतलब sin cos को छोड़कर बाकी कुछ भी टेक्नोमेट्री दिखता है, आप हमेशा उस जगह पे क्वांटिटी को चेक करते हैं डिफाइन है या नहीं है। तो अब मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा, फिर देखूँगा
कि इसमें से कितनी सच्चाइयाँ बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, तो गाइज इसको आप नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे कि tan 3x = tan x। तो अब यहाँ पे मुझे डेफिनेशन चेक करना है कि ये डिफाइन किस x के लिए, ये किस x के लिए डिफाइन है। तो फर्स्ट पार्ट इज tan 3x है, तो ये 3x क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से x क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/6 नहीं होना चाहिए, 3 से डिवाइड कर दिया। अब जबकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। tan x कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे ये दोनों tan एक ही क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो हमने क्या बताया था, जब दो क्वेश्चन एक साथ हो, डिफाइन की बात हो, दो क्वेश्चन अलग अलग है, फिलहाल 2 है, हो सकता है एग्जाम में 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इन सारे केसेस में डिफाइन कब है, किस x के लिए डिफाइन है, वो सब कुछ हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डिफाइन होंगे, ये अलग x पे हो रहा है, ये अलग x पे हो रहा है, तो लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा डिफाइन का वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि कॉमन वैल्यू। चलो चेक करते हैं, क्या इन दोनों रिजल्ट में ऐसा कोई n बना है जिसको रखने से ये 0 होता हो, क्या ऐसा कोई n बना है जो रखने से 0 होता हो? तो ऐसा तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है। फिलहाल मैं वो सारे रिजल्ट्स को यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी 7 रिजल्ट्स आए थे x से रिलेटेड, x = 0, x = π/2, x = π, इसी तरह से बाकी सभी। तो ये दोनों डिफाइन इनमें से कौन कौन से x के लिए हैं चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है सबसे आसान थोड़ा ये चेक करना ज़्यादा है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। बताओ, ये लिखा है 2n+1, तो मैंने बताया था कि ये नंबर कैसा है, ऑड बताया था, यानी π/2 के बगल में अगर ऑड इंटीजर्स आते हैं तो वो नहीं लेने हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू है। तो बताओ क्या π/2 के बगल में 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 1 कैसा नंबर होता है गाइस? ऑड नंबर। ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कैंसिल। ठीक, π/2 के बगल में ऑड नहीं होना चाहिए, यानी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑड था पाई या इवन था? π/2 के बगल में कैसा नंबर है? इवन। ये सिर्फ कब नहीं लेना है, जब ऑड हो तब नहीं लेने हैं, लेकिन यहाँ तो इवन आ रहा है। तो देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई के क्यों सोचा, क्योंकि बाजू में क्या है, π/2 है ना, तो π/2 बना के हम सब पे सोच रहे हैं, सोच के मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी में थिंकिंग के साथ लिख लेना। अब सिर्फ π/2 के बगल में क्या नंबर लिखा है यहाँ पे, 3। ये देखो π/2 ये रहा, बगल में ऑड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है इसलिए गलत है। यहाँ बढ़ो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 2 2 = 4, तो ये रहा 2π। 2π को हमने इस तरह लिखा है, तो π/2 का मल्टीपल क्या है, 4, यानी कि इवन नंबर। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ऑड, आ रहा है इवन, इसका मतलब इसके लिए फिलहाल ये डिफाइन है। आगे बढ़ो, π/2 के बगल में मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। -1 कैसा नंबर होता है, एक ऑड, जबकि ऑड नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आएगा -2, यानी कि इवन नंबर। और इवन नंबर बोले तो हमें चाहिए सिर्फ कौन सा नहीं चाहिए, ऑड, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो ये जो अभी मैंने कैंसिल किया है, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कैंसिल किया गाइस कि आप इस क्वेश्चंस में tan को डिफाइन कब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस रिजल्ट्स का, ये कब कब डिफाइन है, तब तक आप नोट कर लो। अब चेक करते हैं लास्ट जो 4 बचे थे। tan x के डेफिनेशन से तो 3 पार्ट आपको कैंसिल ही हो गया, पता ही चल गया कैसे। अब थोड़ा इसको देखते हैं ये कब डिफाइन है। ये कह रहा है कि ऑड तो हो, ऑड इंटीजर तो हो, लेकिन बाजू में π/6 के बगल में हो, यानी π/6 का मल्टीपल जो हो वो ऑड में अगर आता है तो नहीं लेंगे, बाकी जो कुछ आएगा ले लेंगे। π/6 के बगल में अगर ऑड इंटीजर आएगा तो नहीं लेंगे क्योंकि नॉट लगा है ना, बाकी सब कुछ ले लेंगे। तो बताओ, जैसे 0 लिखा है, क्या 0 × π/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन π/6 के बगल में 0 आ रहा है, 0 एक इवन नंबर होता है, तो अगर इवन नंबर है तब तो ले सकते हैं। ये सिर्फ कब नहीं ले सकते, जब ऑड इंटीजर, यानी ये वैल्यू क्या है, सही है। आगे बढ़ो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड के सोच लो। π/6 के बगल में ऑड इंटीजर नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। चलो अच्छी बात है, ये तो इवन आ रहा है ना, इसका मतलब सही है। यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो ये आएगा 12। 12 इवन नंबर होता है, हमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स प्रॉब्लम है, यानी ये भी सही है। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी इवन नंबर है, हमें ऑड से प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं चाहिए। यानी कि इन अलग अलग 4 वैल्यूज ऑफ x के रिस्पेक्ट में tan 3x हमेशा कैसा रहेगा? tan 3x हमेशा क्या है? डिफाइन है। यानी कि जो फाइनली x आया वो यही है आफ्टर चेक, यानी कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, बल्कि 7 यानी सी ऑप्शन जो गलत है। ठीक, ये गलत क्यों है गाइज, वो मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चंस में tan, cot, sec, cosec से रिलेटेड होते हैं तो इस तरह के सिचुएशंस में आपको हमेशा डोमेन चेक करना पड़ेगा, हर क्वेश्चंस में चेक करना पड़ेगा, ध्यान है इस बात का। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को फिनिश किया गाइज, इसको आप नोट कर लो। तो हम लोग अब तक जो भी डेफिनेशन सीख रहे थे वो सब कुछ फिनिश हुआ है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स अब नए नए इंट्रोड्यूस करेंगे बीच बीच में, ठीक, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखते हैं क्या है। जैसे tan x = 2/3 लिखा है। अब मैं पूछूं कि यार इस एग्जाम्पल में आप जनरल सोल्यूशन बताओ, क्या बताओ? जनरल सोल्यूशन। ठीक, तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में कहा था कि अगर कोई टेक्नोमेंट्री हो और उसके राइट हैंड साइड 0, 1, -1 हो तो पढ़े हैं, या साइन का इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हो एंगल जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सके। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हम राइट हैंड साइड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमें याद नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशंस में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। और अब तक जो आज के लेक्चर में पढ़े, अब तक जो इससे पहले, इसका कोई कनेक्शन नहीं है आने वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे जब जब कनेक्शन होगा बीच बीच में। ठीक, तो देखो यार tan x = 2/3 है और हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2/3 की जो वैल्यू है वो tan के फॉर्म में किसी का भी नहीं होता है, आपको याद भी नहीं होगा, ना मुझे याद है, ना होता है, ना आपको याद करना है। हाँ, अगर यहाँ पे 1/√3 लिखा होता, हमें याद है 30 डिग्री की होती है tan के फॉर्म में। यहाँ सिर्फ 1 लिखा होता तो भी याद है tan π/4। यहाँ √3 लिखा होता तो tan 60 यानी कि tan π/3। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, अगर उसके रिजल्ट्स हमें याद है तब तो आसानी से आप कर लेते हो, लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो ये आपके 12th लेक्चर में, 12th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है इनवर्स टेक्नोमेंट्री का। किसका? इनवर्स टेक्नोमेंट्री का। वो आपको देखना होगा, वीडियो अवेलेबल है गाइज, आप जाके देखो। मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट दे देता हूँ। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो x होता है। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है x। अब तो एक सवाल पे बता रहा हूँ कि वो tan का था। सेम फॉर्मूला होता है जब sin इनवर्स x हो, cos इनवर्स x हो, sec इनवर्स x हो, cot इनवर्स x हो, हमेशा x होता है, यानी ये दोनों पार्ट शुरुआत के हट जाते हैं। ठीक, तो इस सिचुएशन में 2/3 की जगह पे मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेप्स कब आपको यूज करना है? जब एक ऐसा एंगल हो राइट हैंड साइड जिसकी वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग टेक्नोमेंट्री के रिजल्ट्स नहीं याद होने चाहिए या याद ना हो। इस सारे सिचुएशंस में फिर हमें इनवर्स टेक्नोमेंट्री का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज tan x = tan थीटा, tan x = tan, दिस इज थीटा। वहाँ मैं बताया हूँ कि इनवर्स का आउटपुट हमेशा एक एंगल आता है। तो x = nπ + थीटा, थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स 2/3। तो इस तरह से गाइज हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो लिखा है sin x = 1/3। 1/3 साइन की वैल्यू तो याद ही नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? sin इनवर्स 1/3। ठीक, sin x = sin थीटा, दिस इज थीटा प्लेस। सो x = nπ + -1/n, थीटा इज व्हाट? sin इनवर्स 1/3।
ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस को फिनिश किया है। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा जिससे कि आपका माइंड खुल जाएगा अच्छे खासे लेवल पे। इसमें लिखा है sin x = 5/2। तो x 5/2 क्या ले सकते हैं मैथमेटिकली? sin इनवर्स 5/2। ठीक। तो देखो यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो एक चीज़ रट लेते हैं कि राइट हैंड साइड नहीं आते तो ये यूज़ कर लेंगे, भाई नहीं आते तो इनवर्स वाला टॉपिक यूज़ कर लेंगे, चाहे tan को कॉट और सेक। भैया नहीं याद होने का मेन मतलब थोड़ी कि सब कुछ पता ही नहीं हो। ओके, नहीं याद होने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ पता है, कुछ ऐसे नंबर्स है जिसके रिजल्ट आपको नहीं आते। तो यार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व बाद की बात है, पहले वो क्वेश्चन सही तो हो। सही का क्या मतलब, पहले वो क्वेश्चन डिफाइन तो हो, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप बताओ sin x = 5/2 है, पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन सही लिखा है? क्वेश्चन सही मतलब मैंने लिखा है, वो आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो sin x का रेंज क्या होता है? -1 से 1। क्या उसके बीच में कहीं 5/2 आएगा क्या? भाई 5/2 2.5 होता है, यानी 1 से ग्रेटर हो गया, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो आप ये स्टेप करोगे तो फिर पंक्ति होगी, मतलब x को यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या लिखा जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेंज के बाहर है। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्यों नहीं रेंज वाला, बात यहाँ बोला गया, तो वो मैंने अपने दिमाग में रखा है कि मैं रेंज मान के चल रहा हूँ। आप भी सोच लो, sin x = 1/3, क्या चेक करो 1/3 -1 से 1 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता होगा। tan x का रेंज होता है -∞ से ∞, यानी पूरा रियल नंबर, तो रियल नंबर है इसलिए है। यहाँ पे भी मैंने वही स्टेप फॉलो किया, sin x का रेंज -1 से 1 होता है तभी सोल्यूशन आएगा, बट यहाँ पे 5/2 आ रहा है तो नहीं आएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट किए। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, आईटी मैथ है ये भी, और काफ़ी ये डिफ़िकल्ट कह सकते हो जो लोग फर्स्ट टाइम यानी सिर्फ जो एकेडमिक की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो इनका वर्किंग रूल है वो बहुत कूल है। ठीक है, ये हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ऐसा नज़र आए कि इसका जो स्टार्टअप है वो कितना बेटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी मैथ। तो इसमें कहा गया है कि एक रिलेशन है जिसमें थीटा अननोन है। ठीक है, फाइंड थीटा इन इंटरवल। आपको वो थीटा बताना है जो -π/2 से π/2 के बीच में आता हो। ध्यान रहे दोनों पे क्या लगा हुआ है? ओपन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा इंटू sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा = 0। ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए आपस में तो ये क्या हो जाएगा? इस 1² - tan² थीटा, ये तो होगा, इंटू sec² थीटा क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 का स्क्वायर फाइनली 1 ही होता है, तो अब लिखे है ना लिखे कोई मतलब नहीं। अब देखो फिर से ये a - b a + b हुआ, जैसे यहाँ भी हुआ था a - b a + b, तो मिलाकर a² - b²। सेम पॉइंट्स अब इन दोनों में भी कलेक्ट हो रहा है। सो 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस 2 tan² थीटा। अब यहाँ पे भी आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो यार, 2 × 2 = 4 लाइक दिस। और अगर हम लोग इस पार्ट्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है, इसको राइट साइड भेज दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको अगर खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ वर्किंग करना है तो एक काम कर लेते हैं, हम tan² थीटा को लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, tan² थीटा को लैम्डा मान लेते हैं, बाद में रख देंगे समय पढ़ने पे, इससे आपका ही हेल्प होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बच जाएगा? 2 की पावर लैम्डा, tan² थीटा की जगह पे लैम्डा मानो, 2 की पावर लैम्डा, राइट हैंड साइड जाएगा λ² -1, क्योंकि आप पावर 4 था तो स्क्वायर अलग करेंगे तो λ² हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इस क्वेश्चंस के पैटर्न्स, ये इसकी खासियत है, तभी आईटी में आया था, वरना इतना आसान सवाल नहीं आता है। ठीक है, खासियत पहले हम शेयर करेंगे कि क्या इसमें तरीका, क्या करने में कुछ अलग तरीके से सोच रहा हूँ, ये सारी बातें पहले हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। ठीक,
देखो यार, आप जब भी क्वेश्चंस आप क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस को स्टडी किए हो, उन सारे क्वेश्चंस में खासियत रहा है कि अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक रहता है, ठीक। टेग्नोमेट्री सॉल्व करते हो तो सिर्फ टेग्नोमेट्री रहता है, लॉगरिथम सॉल्व करते हो तो सिर्फ लॉगरिथम रहता है, या इन अदर वर्ड्स कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हो तो सिर्फ उसी चैप्टर का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर टॉपिक में मिक्स कर दिया जाए, कहने का मतलब है कुछ जगहों पे टेग्नोमेट्री लिखा जाए, कुछ जगहों पे लॉग लिखा जाए, एक ही क्वेश्चन है जिसमें लॉग भी इन्वॉल्व है, टेग्नोमेट्री भी है, तब ये क्वेश्चन यार डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि जब वैरायटी मिक्स कर देते हैं तो वो चीज़ें डिफिकल्ट होती है। जैसे कि आप होटल में गए, मिक्स वेज ऑर्डर किए, अब मैं पूछूं कि आप बताओ इसमें क्या क्या मिला के बनाया गया है, तो आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए बताना कि उस चीज़ में क्या क्या मिला के चीज़ों को डिश बनाया गया है, ठीक है, डिश तैयार किया गया है। तो इसलिए जब चीज़ें मिक्स होती हैं तो इस सिचुएशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वही बात है, भाई खाने में अगर मिक्स वेज बना है तो ये ऑब्जर्व को छू के कि यार ये कुछ जस्ट लाइक कोई भी एक वेजिटेबल नाम ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करोगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले ये हम समझते हैं कि ये मिक्स क्यों है, ठीक है। तो जैसे देखा है 2 पावर लैम्डा, तो मैंने लॉगरिथम में पढ़ाया था कि 2 पावर लैम्डा को जो राइटिंग है ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, यानी लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल है, राइट वाला पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लेफ्ट है एक्सपोनेंशियल, राइट है क्वाड्रेटिक। तब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिर्फ 2 रास्ता होता है। पहला होता है ग्राफ, दिस फर्स्टिंग ग्राफ, जो कि पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और सेकंड होता है आपका ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मिक्स वेज में आप ऑब्जर्व करते हो ये किस चीज़ की सब्जी है, या पनीर है, या फलाना धमाका, जो भी आप सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को कि क्या ऐसा लैम्डा हो सकता है कि यहाँ रखने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट आ सके, ठीक। ये हमें अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके सामने ये वैरायटी जो है वो इंटरचेंज है। लेफ्ट कुछ अलग टाइप का डिपार्टमेंट है, राइट कुछ अलग डिपार्टमेंट का है, और दोनों एक ही चार्ज मिक्स करके काम चल रहे हैं, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह सिचुएशंस में हम लोग ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। तो यार ये ऑब्जर्वेशन कई लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कई लोग को टाइम भी लग सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप एक बार में सोच लो, ठीक। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बाय ऑब्जर्वेशन, अगर हम बोथ साइड लैम्डा को 3 रखें, मेरे को पता है 3 रखने से आएगा, इसलिए मुझे पता है कि एक बार में सोचा हूँ, लेकिन सामने जब नया क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा सोच के, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होगा सोचना फिलहाल, वो ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा, मतलब ऐसा सेट करोगे आप, ठीक है। तो जैसे लैम्डा 3 रखा तो 2 पावर 3 क्या होगा 8, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, तो क्या 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। इससे हम क्या सीखने को मिला कि इस इक्वेशंस का लैम्डा इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन होगा। और लैम्डा किसको लेट किया गया था, tan स्क्वायर थीटा को। 3 को ले सकते हैं मैथमेटिकली √3 का स्क्वायर, और √3 को ले सकते हैं 10 के फॉर्म में 60 डिग्री, यानी कि 10 पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डाटा यूज़ किया। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बोला है कि किस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्वेशन करोगे। जब क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज होगा, वैरायटी चेंज का मतलब है टेग्नोमेट्री में लॉग का भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल में टेग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, या मतलब मिक्स टाइप का कुछ भी हो। इन सारी सिचुएशन में 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है ग्राफ मेथड, सेकेंड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, या रेंज मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट टाइप स्टॉप कर दिया। अब बात करें क्वेश्चंस के फाइनल डिसीजन का, तो अब हमें वही पुरानी आदत कि n को रखना है, रख के वैल्यू बताना क्या आएगा। तो बताओ, प्लस साइन लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। अब चलो n को 0 रखते हैं, 0 पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आएगा, जो कि इस रेंज में आता है। n को 1 रखो, 1, तो यहाँ आएगा 4 पाई बाई 3, ठीक। तो ये 4 पाई बाई 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 24, 240 मतलब,
और ये है 90, नहीं आएगा कभी भी। अब चेक करेंगे -1 पे, तो ये आ जाएगा -2π/3 यानी कि -120 अंश। ये भी नहीं आएगा क्योंकि मुझे -90 से ज़्यादा चाहिए, ठीक, -120 कम होता है। तो प्लस साइन से सिर्फ एक रिजल्ट आया, एंड आई विल टेक माइनस साइन, सो गाइज n पाई -π/3। होपफुली यू आर कंफर्टेबल नाउ। n = 0, थीटा = पाई -π/3। ये माइनस का 60 डिग्री है तो इसके बीच में आता है। n = 1 पे चेक करेंगे, थीटा = आ जाएगा 2π/3 जो कि 120 डिग्री हो गया, नहीं आएगा कभी भी गाइज। अब चेक करेंगे -1 पे, थीटा की वैल्यू आ जाएगा -4π/3, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो अब बात करें हमारे रिजल्ट कितने आने वाले हैं, हमारे रिजल्ट कितने आंसर आ सकते हैं। तो वो होगा जो फाइनल आंसर होगा, थीटा = वो आएगा आपका π/3 एंड -π/3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का फाइनल प्रोडक्ट हो चुका, ठीक। और अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो कितने सोल्यूशन आते हैं, 2 सोल्यूशन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, रेंज टाइप के क्वेश्चंस फिर से करेंगे गाइस। अगर आपको ये टॉपिक रेंज से रिलेटेड फॉर्मूले अगर याद है तो आप याद कर लो, 11th में पढ़ाया गया आपको, 11th में ही फिलहाल हम लोग हैं, तो जिसमें रेंज वाले क्वेश्चन लिखवाया था, लेकिन फिर से हम इक्वेशंस में एक बार फिर से लिखवाएंगे क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज टाइप के क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।